हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। लास्ट क्लास में हमने गैस्ट्राइटिस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। गैस्ट्रिक रीजन की ही बीमारी है, तो हम आज पेप्टिक अल्सर के बारे में देखने वाले हैं। क्या है सर पेप्टिक अल्सर? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आएगा। तो आपको बता दूं, पेप्टिक अल्सर का मतलब केवल और केवल इतना है, अल्सर फॉर्मेशन। अल्सर का फॉर्मेशन होना सर। कहाँ पे हो सकता है? कि वो ईसोफेगस में हो रहा हो। अल्सर का फॉर्मेशन ईसोफेगस में हो सकता है, या फिर गैस्ट्रिक रीजन में हो सकता है, या फिर मैं उसको स्टमक बोल सकता हूँ, या फिर इंटेस्टाइन के ड्यूडीनल पार्ट में होता है। सर अगर अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्सर बन रहा है आपके ईसोफेगस में, या गैस्ट्रिक या स्टमक वाले रीजन में, या फिर ड्यूडीनम में, तो हम उसको पेप्टिक अल्सर का नाम देते हैं। अब बात ये करेंगे कि पेप्टिक अल्सर अगर है तो सर कौन कौन सी साइट है। तो साइट्स के बारे में मैंने यहाँ पे बातचीत कर ली। होता क्या है कि अल्सर फॉर्मेशन कैसे होता है, अल्सर फॉर्मेशन होने के पीछे किन लोगों का हाथ है उसके बारे में पढ़ते हैं। ड्यू टू ड्यू टू इंक्रीज HCl, ड्यू टू इंक्रीज गैस्ट्रिन, या फिर मैं बोल सकता हूँ इंक्रीज अमाउंट ऑफ पेप्सिन, इनकी वजह से होता है सर। ये क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे स्टमक की लेयर बनाऊं, तो आपको एक बात पता है कि स्टमक की लेयर को एक ऐसी लेयर प्रोटेक्ट करती है जिससे कि वहाँ पे अल्सर ना बने। इस लेयर को बोलते हैं म्यूकोजल लेयर। इस म्यूकोजल लेयर में, इस म्यूकोजल लेयर के अंदर अल्सर बन रहे हैं, ऐसे ईसोफेगस में बने, ऐसे गैस्ट्रिक सिस्टम में बने, और नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं कि ड्यूडिनम वाले पार्ट में भी बने, ड्यूडिनम वाले पार्ट में भी कहीं अल्सर बन रहे हैं, तो हम इस कहानी को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। तो इसकी साइट के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी 3 साइट है मेनली। ईसोफेगस में हो सकता है अल्सर बनना, कहीं भी इस स्टमक में हो सकता है, गैस्ट्रिक या स्टमक में, या फिर तीसरी साइट है ड्यूडिनम, ड्यूडिनम वाले पार्ट में हो सकता है। इस कहानी को बोलते हैं दोस्तों पेप्टिक अल्सर। ओके, नेक्स्ट अगली बात आती है कि सर अगर पेप्टिक अल्सर हुआ तो इसका आउटकम क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगर ऐसा हुआ कि आ, अगर हम बात करें कि बहुत ज़्यादा पेप्टिक अल्सर बने, तो तुरंत क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज एक्यूट का मतलब सडन। आपको सडन कौन सी चीज़ें या साइनम सिम्टम देखने को मिलेंगे सडन? तुरंत आप कौन कौन से साइनम सिम्टम से सफ़र करोगे? तो अगर मैं तुरंत की बात करूं, देखो तुरंत आपको अल्सर हो जाएंगे, तभी तो पेप्टिक अल्सर है, तुरंत सिम्टम दिखेगा। इस अल्सर की वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन हो सकती है, स्टमक में इरोजन हो सकता है, इरोजन हो सकता है कि वहां पे परफोरेशन हो जाए, परफोरेशन हो सकता है कि स्टमक में हेमरेज हो जाए, हेमरेज। तो ये कुछ सिम्टम्स आपको तुरंत देखने को मिलेंगे। जबकि कई बार तो पेरिटोनाइटिस हो जाता है, पेरिटोनाइटिस, और कई बार पेशेंट शॉक में चला जाता है। ये तुरंत देखने को मिलते हैं अगर आपको पेप्टिक अल्सर हो गया तो। अगर लॉन्ग टाइम इफेक्ट देखने को बोलेंगे तो स्टमक में स्टीनोसिस हो सकता है, स्टीनोसिस ऑफ वेसल्स। अगर अल्सर बन गए तो वहां पे जो भी ब्लड सप्लाई, स्टमक को ब्लड सप्लाई देती है, उनमें स्टीनोसिस हो सकता है। अगर ईसोफेगस में लंबे टाइम तक अल्सर बन रहे हैं तो वहां पे बैरेट ईसोफेगस हो सकता है। बैरेट ईसोफेगस का मतलब ईसोफेगस की सेल्स का अपना कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर चेंज कर लेना। या फिर मैं ये कह सकता हूँ, अगर लंबे टाइम तक ऐसा हो रहा है तो कार्सिनोमा या कैंसर भी हो सकता है। तो ये आउटकम होता है अगर पेप्टिक अल्सर हो गया तो। ये सारी चीजें हो सकती हैं, तुरंत ये देखने को मिलेंगी, लॉन्ग टाइम में ये देखने को मिले अगर ट्रीट नहीं किया तो। इसीलिए इस बीमारी को पढ़ना जरूरी है। अब देखो कि पेप्टिक अल्सर को एक्यूट या क्रोनिक पेप्टिक अल्सर में डिवाइड किया गया है। देखो एक्यूट वाला पेप्टिक अल्सर क्या होता है सर, सुपरफिशियल होता है, सुपरफिशियल होता है। मतलब ये, मतलब इसमें घाव नहीं होता,
यानी कि पेनिट्रेशन नहीं देखने को मिलेगा आपको, परफोरेशन नहीं देखने को मिलेगा। मतलब कोई परफोरेट नहीं होगा, पेनिट्रेशन नहीं होगा, केवल ऊपर की लेयर पे हल्का सा एक क्या बना है, अल्सर बना है। जबकि अगर डीप वुंड हो जाएगा या डीप पेनिट्रेशन होगा और डीप पेनिट्रेशन की वजह से वहां पे डीप परफोरेशन होगा, तो आपको हम बोल सकते हैं ये क्रोनिक पेप्टिक अल्सर है, लंबे टाइम तक होता रहेगा। अक्यूट का मतलब क्या हुआ है, अभी हुआ है, कुछ दिनों बाद अपने आप ठीक हो गया। जैसे आपके माउथ में भी होते हैं अल्सर, इसोफेगस में भी होते हैं, तो ऐसे ही स्टमक में भी हुआ, ठीक हो गया, ये सुपरफिशियल है। जबकि ड्यूडिनल सॉरी क्रोनिक अल्सर वो है जहां पे डीप डीप अल्सर देखने को हमें मिल रहा है। एक और चीज बता देता हूं, इन एक्यूट अल्सर और क्रोनिक अल्सर में से आपको एक और बात बता देता हूं कि जो क्रोनिक है ये तो ज्यादातर ड्यूडिनम में होता है। ड्यूडिनम इसकी मोस्ट कॉमन साइट है, बार बार होता है तो मोस्ट कॉमन क्या है, ड्यूडिनम है। जबकि एक्यूट वाले के अंदर तुरंत सही होने वाला कौन सा है, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सही हो जाता है जल्दी से। तो एक्यूट वाला गैस्ट्रिक अल्सर, ऐसा नहीं कि एक्यूट ड्यूडिनम में नहीं होता, पर एक्यूट ज्यादा कॉमनली गैस्ट्रिक होता है। ऐसा ही क्या क्रोनिक गैस्ट्रिक में नहीं होता, होता है, पर कॉमन क्या है, ड्यूडिनम में। तो ये दो टाइप के मेन छोटे छोटे हमने छोटे पॉइंट पढ़ लिए कि एक होता है एक्यूट अल्सर, एक होता है क्रोनिक अल्सर। एक्यूट वाला सुपरफिशियल होता है, क्रोनिक वाला डीप होता है। अब हम बात करते हैं साइट के अकॉर्डिंग। देखो, अगर ईसोफेजियल पेप्टिक अल्सर है तो ईसोफेजियल पेप्टिक अल्सर के बारे में आपको बता दूं, अगर ईसोफेगस में हो रहा है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, ईसोफेजियल पेप्टिक अल्सर बहुत रेयर होता है। जबकि अगर मैं गैस्ट्रिक और ड्यूडिनम में से बोलूं तो मोस्ट कॉमन है ड्यूडिनम, सेकंड मोस्ट कॉमन है गैस्ट्रिक अल्सर, सेकंड मोस्ट कॉमन है गैस्ट्रिक अल्सर। तो अगर मैं तीनों में से मेन साइट के हिसाब से डिवाइड करूं कि अगर ईसोफेगस में अल्सर हुआ तो ईसोफेजियल अल्सर, गैस्ट्रिक या स्टमक में अल्सर हुआ तो गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडिनम में हुआ तो ड्यूडिनल अल्सर, इन तीनों में से जो कॉमन है वह है दोस्तों ड्यूडिनल अल्सर। नेक्स्ट, अब अगर मैं गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर को दो भागों में बांटूं और बताऊं आपको कि इन दोनों में मेनली क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहली एक बात यही आ जाएगी कि ड्यूडिनल वाला मोस्ट कॉमन है, जबकि गैस्ट्रिक वाला सेकंड मोस्ट कॉमन। क्लियर? दूसरी बात, जो आपका ड्यूडिनल अल्सर रहता है, जो आपका ड्यूडिनल अल्सर रहता है वो ज्यादातर ड्यूडिनम के कैप, ड्यूडिनल कैप वाले पार्ट में रहता है, ड्यूडिनल कैप वाले पार्ट में रहता है। जबकि गैस्ट्रिक अल्सर ज्यादातर आपको जबकि गैस्ट्रिक अल्सर ज्यादातर आपको कहाँ दिखेगा सर, स्टमक के एंट्रम पार्ट में या बॉडी में या फिर फंडस में, ये इसकी साइट होगी। फिर हमने बात करी थी कि अगर आप गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडिनल अल्सर पढ़ रहे हैं तो मोस्ट कॉमन इनमें से ड्यूडिनल है, ड्यूडिनल कैप में ज्यादातर होता है, गैस्ट्रिक वाला बॉडी या फंडस में ज्यादातर होता है। फिर हमने बात करी थी कि सर ज्यादातर, अगर आपने सुना हो, क्या आपने गैस्ट्राइटिस जो हमने पढ़ा था उसका टाइप बी पढ़ा है क्या? टाइप बी जो हमने गैस्ट्राइटिस में पढ़ा था वो था एच पाइलोरी। एच पाइलोरी की वजह से जो गैस्ट्राइटिस होता है वो होता है कौन सा, टाइप बी गैस्ट्राइटिस। और टाइप बी इज एसोसिएटेड विद ड्यूडिनल अल्सर। जो टाइप बी होता है ये ज्यादातर ड्यूडिनल पेप्टिक अल्सर को लीड करता है, ड्यूडिनल पेप्टिक अल्सर को लीड करता है। जबकि गैस्ट्रिक अल्सर मेनली टाइप ए, टाइप ए में क्या था सर, एंटी, टाइप ए में क्या था सर, इम्यूनिटी। आपकी बॉडी में ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज हो रही है, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से टाइप ए होता है, तो टाइप ए लीड करता है गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर को, टाइप ए लीड करता है गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर को। तो ये दो तीन बातें जो कॉमनली आपको ध्यान रखनी है ये है। अच्छा, इनमें से जो ड्यूडिनम वाला होता है ना वो तो ज्यादातर बिनाइन होता है दोस्तों, बिनाइन।
जबकि गैस्ट्रिक वाला जो पेप्टिक अल्सर होता है वो काफी मैलिग्नेंट पाया जाता है, मैलिग्नेंसी में पाया जाता है, मैलिग्नेंसी बहुत ज्यादा मैलिग्नेंट होता है। आपका गैस्ट्रिक अल्सर बहुत ज्यादा मैलिग्नेंट होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। क्लियर? ओके। अब मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा, एक और बात करना चाहूंगा, वो है कुछ अदर टाइप के भी होते हैं। SRMD, अगर आपको नहीं दिख रहा मैं लिख देता हूं, SRMD, स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोजल डिसऑर्डर। मतलब स्ट्रेस की वजह से, अगर किसी को स्ट्रेस हुआ तो स्ट्रेस की वजह से भी अल्सर हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, जो आपका वेगस नर्व है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाती है, और वेगस नर्व ज़्यादा स्टिमुलेट हुई तो ये SCL रिलीज करती है। SCL क्या करता है, म्यूकोजा को डिस्ट्रॉय करता है, और म्यूकोजा को डिस्ट्रॉय करेगा, तभी तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोजल डिसऑर्डर। ऐसे ही सर कुशिंग अल्सर भी होता है। कुशिंग अल्सर क्या होता है सर? कुशिंग अल्सर क्या होता है, कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से आपके ब्रेन में कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, इसकी वजह से आपके ब्रेन का आईसीपी का प्रेशर बढ़ जाता है, और आईसीपी के बढ़ने की वजह से भी जो आपका वेगस स्टिमुलेशन है ना वो बढ़ जाता है, और वेगस स्टिमुलेशन के बढ़ने की वजह से क्या रिलीज होगा, ज़्यादा एचसीएल रिलीज होगा, और उसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं सर, अल्सर हो सकते हैं। तीसरा है सर कुछ कर्लिंग अल्सर। कर्लिंग, कर्लिंग होता है सर बर्न की वजह से। सर अगर किसी को बर्न हो गया तो इसकी वजह से अल्सर कैसे बनेंगे? जब भी बर्न होता है तो आपका जो स्टमक है ना, स्टमक में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, स्टमक की जो ब्लड सप्लाई है वो कम, और स्टमक में ब्लड सप्लाई कम तो ब्लड वहाँ पे स्टमक में होगा इस्चीमिया होगा। इस्चीमिया क्या करता है, एचसीएल के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अल्सर। तो अगर आपके स्टमक को कभी भी ब्लड नहीं मिलेगा तो इरिटेट हो जाएगा, और इरिटेट होगा तो वो भी आपको अल्सर कॉज करवा सकता है। अगली बात करते हैं सर, कॉज और रिस्क फैक्टर क्या क्या है, क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से अल्सर हो सकता है? देखो, सबसे पहले आपको बता दूं, कुछ ऐसे पॉजिटिव एजेंट होते हैं, पॉजिटिव एजेंट होते हैं, कुछ ऐसे पॉजिटिव एजेंट होते हैं, पहली बात, उनकी वजह से अल्सर हो सकता है। दूसरा बात करूं तो कुछ दवाइयां ऐसी हो सकती हैं, मेडिसिन जो आप खा रहे हैं उनकी वजह से अल्सर हो सकता है। तीसरी बात करूं, आपको जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी अल्सर हो सकता है, जेनेटिक बीमारियों की वजह से, मतलब पुराने किसी घर में थी तो जेनेटिक जीन से आ गई आपके पास, तो भी हो सकता है। कुछ एज की वजह से भी, एज भी एक रिस्क फैक्टर है। सेक्स भी एक रिस्क फैक्टर है, मेल फीमेल वाला। ब्लड ग्रुप भी, कुछ ब्लड ग्रुप में भी स्पेसिफिक देखा जाता है, ब्लड ग्रुप भी एक स्पेसिफिक फैक्टर है। बाकी आपको ये तो पता ही है कि आपकी हैबिट, चाहे वो फूड हैबिट हो चाहे सोशल हैबिट हो, वो हैबिट भी एक काम करती है। अगर आपको बर्न हो गया तो बर्न भी एक कारण हो सकता है। तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर और कारण हैं। जैसे मैं कॉजेटिव एजेंट की ही बात करूं तो कॉजेटिव एजेंट में आता है एच पाइलोरी। मेनली कौन करवाता है, एच पाइलोरी। सर ये कैसे करवाता है, एक्चुअली ये एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं यूरिएज। वो यूरिएज क्या करता है सर, आपके बॉडी में या स्टमक में यूरिया को कन्वर्ट करता है अमोनिया में, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और एसिडिटी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। क्लियर? इसके बारे में खास बात क्या है, एच पाइलोरी फीको ओरल रूट से फैलता है, फीको ओरल रूट से, कोई पूछ ले तो ज्यादातर फीको ओरल रूट से जाता है। अच्छा, ये नॉन स्पोरिंग होता है, नॉन स्पोरिंग मतलब अपने स्पोर्स नहीं बनाता, इसलिए आप चाहो तो इसको कंप्लीटली भी बॉडी से निकाल सकते हो। नॉन स्पोरिंग होता है, ये इसके बारे में खास बात है। अच्छा, कोई पूछे कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव। तो यूरिएज का प्रोडक्शन करता है, ग्राम नेगेटिव होता है, नॉन स्पोरिंग होता है, यूरिएज को प्रोड्यूस करता है।
एक और चीज, ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं कोगाटॉक्सिन। ये कोगाटॉक्सिन भी आपकी स्टमक की वॉल को डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, अल्सर होता है। तो ये तो हो गया कॉजेटिव एजेंट। मेडिसिन में अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे एस्पिरिन वाली मेडिसिन भी आपके स्टमक को अल्सर कर सकती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये भी हो सकते हैं। या फिर मैं बोलूँ आइब्रूफिन, या मैं सीधे सीधे बोल दूं सर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, आइब्रूफिन, ये नसेड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ऐसी हैं जो आपको स्टमक का अल्सर करवा सकती हैं या पेप्टिक अल्सर करवा सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक। अगर किसी की पहले से फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो तो उनमें ज़्यादातर देखा गया है ये रिस्क फैक्टर है। बात करते हैं एज की, तो एज की अगर बात करें तो 20 से 40 साल वाले लोगों को ज़्यादातर ड्यूडीनल अल्सर देखा गया है। ड्यूडीनल अल्सर ये ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह से होता है, और 20 से 40 साल में स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। और 40 साल से ऊपर के लोगों को भी होता है उनको, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादा देखा गया है, गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादा देखा गया। ऐसे ही अगर बात करें मेल को होता है क्या या फीमेल को होता है, तो दोनों को होता है, पर फीमेल के अंदर ज़्यादातर गैस्ट्रिक अल्सर पाया जाता है फीमेल के अंदर, मेल के अंदर ज़्यादातर डिओडीनल अल्सर देखा गया है। ऐसे ही बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, सारे ब्लड ग्रुप को हो सकता है, पर ज़्यादातर डोमिनेंट ओ और ए को ज़्यादा देखा गया है। ए वाले व्यक्ति को गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादा होता है और ओ वाले को ड्यूडिनल अल्सर ज़्यादा देखा गया है। हैबिट, स्मोकिंग करने वाले लोगों को ज़्यादा देखा गया है, अल्कोहल लेने वाले लोगों को ज़्यादा देखा गया है, फूड स्पाइसी जो लेते हैं उनको ज़्यादा देखा गया है। बर्न की वजह से आपको पता है जिन लोगों को बर्न होता है वो भी लीड कर सकता है। बर्न की वजह से आपके स्टमक को, अभी अभी हमने पढ़ा था कि स्टमक को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और उसकी वजह से वहाँ पे HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ये कुछ कॉज और रिस्क फैक्टर थे जो पेप्टिक अल्सर को लीड कर सकते हैं। अब साइनम सिम्टम को सीधे सीधे बांट लेते हैं 3 भागों में कि क्या क्या साइनम सिम्टम आ सकते हैं। तो पहले आपको बता दूं, ईसोफेगस का अगर कोई आपको अल्सर हुआ है तो आपको चेस्ट पेन फील होगा। चेस्ट पेन, ऐसा लगेगा ना चेस्ट में जलन सी, उसको क्या बोलते हैं, हर्ट बर्न। तो आपको अगर साइनम सिम्टम की बात करें और ईसोफेगस वाला हुआ है, हर्ट बर्न होगा। ठीक है, आपको डिस्पेप्सिया, अच्छे से आप निगल नहीं पाओगे, डिस्पेप्सिया देखने को मिलेगा, निगल नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे। नेक्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा नोजिया का मन करेगा या वॉमिट करने का मन करेगा, साथ में आपको खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, एनोरेक्सिया। तो ईसोफेगल अल्सर में वही सिम्टम आएंगे जो ईसोफेगस वाले में पढ़े थे हमने, GERD वाले टाइप के कुछ ऐसे सिम्टम। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रिक अल्सर। अब गैस्ट्रिक अल्सर में ध्यान देना, ये ज़्यादातर लेफ्ट साइड पे पेन होगा आपको, लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन पे, जबकि ड्यूडी स्टमक लेफ्ट साइड पे रहता है, जबकि ड्यूडिनम कैसे रहता है फिर राइट साइड पे। तो ड्यूडिनम का अल्सर हुआ है तो आपको राइट साइड पे पेन होगा, राइट साइड पे पेन होगा, पहली बात ये। दूसरा, अच्छा पेन के लिए भी इसमें यूज किया गया है ग्नोविंग पेन। ग्नोविंग पेन, ग्नोविंग पेन मतलब जैसे छोटे छोटे जानवर कुतर रहे हैं, जैसे चूहा कुतर रहा हो आपकी उंगली, ऐसा पेन। जबकि ड्यूडिनल अल्सर होगा तो वहां पे तो आपको बर्निंग पेन फील होगा, बर्निंग पेन। तो ये पेन का टाइप भी थोड़ा सा याद कर लें, दूसरा अंतर। तीसरा, जब भी कोई व्यक्ति खाना खाएगा तो खाना खाते ही पेट में क्या होता है, HCl का प्रोडक्शन ज्यादा, तो पेन बढ़ता है जब भी ऐसा व्यक्ति मील का इनटेक करता है, समझ गए। और जब भी ऐसा व्यक्ति ड्यूडिनम वाला व्यक्ति मील खाएगा, मील इनटेक करेगा, तो इसका पेन कम होगा, क्योंकि सारा एसिड कहाँ रुक जाएगा, स्टमक में, खाने को पचाने में। तो ड्यूडिनम वाले पार्ट में पेन की कमी होगी खाना खाने में। इसीलिए ये गैस्ट्रिक पेन ज्यादातर डे वाली कंडीशन में भी हो सकता है, नाइट में भी हो सकता है, पर ड्यूडिनल पेन ज्यादातर नाइट में होता है, नाइट में। सर क्यों?
ड्यूडेनम वाला नाइट में ही क्यों होता है? एक्चुअली ये पेन तब होता है जब आपका स्टमक खाली हो जाए। अब जब हम सो रहे हैं तब तो हमने खाना खाया है, उस समय ड्यूडेनम का पेन कम होगा। लेकिन जैसे ही स्टमक खाली हो जाएगा, स्टमक का सारा खाना पच गया, तो स्टमक के खाली होते ही ड्यूडेनम वाले पार्ट में बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन भी कम हो जाएगा। जब खाना खाते हैं तो बाइकार्बोनेट का लेवल भी, ड्यूडेनम वाले पार्ट में बाइकार्बोनेट सिक्रीट होता है, वो क्या करता है, थोड़े अल्सर को हेल्प करता है पेन नहीं होने में। पर जैसे ही मिडनाइट में पेट खाली हो जाएगा तो ड्यूडेनम के पास बाइकार्बोनेट नहीं रहेगा और वहां पे पेन ज्यादा। तो ऐसे ही इसलिए ये ज्यादातर ना नाइट टाइम पे फूड ज्यादा कंज्यूम करते हैं, फूड खाने से दर्द कम होता है ड्यूडेनम में। नेक्स्ट, अगर बात करें नेक्स्ट की, देखो गैस्ट्रिक वाले लोग तो खाना खाते ही दर्द होता है, तो ये खाना कम खाएंगे इसीलिए इनका वेट डिक्रीज होगा। जबकि इनका वेट कम होने का कोई कारण नहीं है स्पेसिफिक, ये खाना कम भी खा रहे हैं, खाना ज़्यादा भी खा रहे हैं, तो इनके वेट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इनका वेट नॉर्मल रहता है। वो खाते ही उनको दर्द होता है तो वो कम खाते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अगर स्टमक में है तो यहाँ पे स्टमक में अगर अल्सर बन गए हैं तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। जबकि ड्यूडेनम में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का कोई रीजन नहीं है, विटामिन B12 नॉर्मल रहे। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जो आपको इन अल्सर के बारे में समझने चाहिए, समझ आ जाने चाहिए। ये बात थी इन तीनों के बारे में। नेक्स्ट, अब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हो, फिजिकल एग्जामिनेशन में हैबिट पूछ सकते हो, फैमिली हिस्ट्री पूछ सकते हो, रिस्क फैक्टर पूछ सकते हो, सिम्टम्स पूछ सकते हो, कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है, खाना खाया रिलीव हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, वो आप पूछ सकते हो सारी बातें। ठीक है, आप CBC करवा सकते हो, जिससे आपको हीमोग्लोबिन चेक करोगे तो पता लग जाएगा कि B12 की कमी हो रही है तो गैस्ट्रिक वाला है, मतलब परनीशियस एनीमिया हो रहा है, तो CBC भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर ड्यूडिनल अल्सर है तो ड्यूडिनल अल्सर में आपको मेलेना देखने को मिलेगा, मतलब अकल्ट ब्लड, नीचे की तरफ ब्लड जाएगा। जबकि अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो आपको ज़्यादातर वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, हिमेटो इमेसिस, मतलब वॉमिटिंग में ब्लड देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे, ये ड्यूडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में आप स्टूल स्टूल एग्जामिनेशन भी कर सकते हो, स्टूल एग्जामिनेशन। तो स्टूल से आपको पता लग जाएगा ये ड्यूडिनल है या फिर गैस्ट्रिक है। इसके अलावा बायोप्सी करवा सकते हो, बायोप्सी करवा सकते हो। अच्छा, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, मेन मेन कौन सा है, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, ये इससे पता चल जाता है H पाइलोरी के बारे में, पाइलोरी के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में पता लग जाता है इससे। तो ये सारे टेस्ट आप कर सकते हो। क्लियर? तो ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। देखो मेडिकल मैनेजमेंट में सिंपल सी वो ड्रग देते हैं जो आपको एसिडिटी को कम करें, अल्सर को कम करें, एंटा एसिड देंगे। एंटा एसिड में आपको पता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट एसिड ड्रग देते हैं, डिवोगॉल देते हैं, जेलुसिल देते हैं, ये एंटा एसिड्स हैं। इसी तरीके से आप H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देते हो। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर कौन सी थी सर? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर वो थी जैसे रेंटेक हो गई, फॉर्मीटेक हो गई, रेंटिडीन सुनी है आपने, रेनिटिडीन, रेनिटिडीन सुनी है सर आपने, फॉर्मटेक सुनी है, फॉर्मटेक सुनी है सर, रेंटिडीन सुनी है, फॉर्मटेक टूनी सुनी है, सिमिटिडीन, जिनके पीछे भी डीन आ रहा है, S2 रिसेप्टर ब्लॉकर हैं वो। ऐसे ही सर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिए जाते हैं जिनके पीछे भी जॉल लगता है, जैसे प्राजोल, जैसे पेंटाप्राजोल, जैसे इमिप्राजोल, ये क्या है, पेंटाप्राजोल है। इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, वो था सर ट्रिपल, इसके अलावा कोई और दे सकते हैं क्या? हाँ, एक और ड्रग दे सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। कुछ और ड्रग भी दे सकते हैं, जैसे साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग आती हैं कुछ, साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग,
सर ये साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग क्या है? साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग वो ड्रग है जो इस स्टमक की जो लाइनिंग बर्बाद हुई है ना, ये जो लाइनिंग बर्बाद हुई है ना, इस लाइनिंग को दोबारा से बनाने में हेल्प करेगी साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग। सर कोई एग्जांपल है तो इसका सुक्राफेट, सुक्राफेट नाम से आती है, सुक्राफेट नाम से आती है, जो दोबारा से इस म्यूकोजल लेयर को बनाने का काम करती है। ऐसे ही देखो प्रोस्टाग्लैंडिन भी हेल्प करती है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन वाली ड्रग भी देंगे, जैसे मीजोप्रोस्टॉल, मीजोप्रोस्टॉल ये भी हेल्प करती है दोस्तों इस इंटेस्टाइन के वॉल को सही करने में। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी हेल्प करती है। ऐसे ही हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग भी यूज कर सकते हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, सर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कौन सी होती हैं? जो आपकी बॉडी में HCl के फॉर्मेशन को कम करेंगी, सीक्रेशन कम कर देती हैं, तो ऐसी ड्रग भी यूज की जा सकती हैं। ट्रिपल थेरेपी, इस्माप्राजोल, एमोक्सिसिलिन, क्लोट्रीमाइसिन। देखो ट्रिपल थेरेपी में क्लोट्रीमाइसिन आती है और दूसरी एंटीबायोटिक अमोक्सिसिलिन आती है। अमोक्सिसिलिन ये ट्रिपल थेरेपी यूज करते हैं, इसके अंदर गैस्ट्राइटिस में भी करते हैं। और एक पीपी मतलब कोई भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले लो, इसिमाप्राजोल, इसिमाप्राजोल। ट्रिपल थेरेपी का मतलब 3 ड्रग यूज करना, तो ये ट्रिपल थेरेपी भी इसके अंदर यूज की जाती है। ठीक है, आजकल तो क्वाड्री ड्रग भी, 4 ड्रग भी यूज की जा रही हैं, तो क्वाड्री थेरेपी भी चल रही है। सर कौन कौन सी? एक दी जाती है बिस्मैथ, ठीक है, बिस्मैथ में एक कोई सी भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ऐड कर दो, साथ में मेट्रोनिडाजोल दे दो, मेट्रोनिडाजोल, और टेट्रासाइक्लिन दे दो, टेट्रासाइक्लिन। तो ये भी यूज की जाती है इस स्टमक में जो अल्सर बने हैं उनको ठीक करने के लिए। ट्रिपल थेरेपी मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था, तो ट्रिपल थेरेपी के अंदर ये इसिमाप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ये क्लोट्रीमासिन और अमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है, तो ये 3 ड्रग यूज की जाती हैं। तो ये कुछ मेडिकल मैनेजमेंट था, वैसे तो बहुत सारी ड्रग्स और भी यूज होती हैं। तो ये H पाइलोरी के लिए होती है एक्चुअली, ये जो ट्रिपल थेरेपी देते हैं ना, H पाइलोरी को मारने के लिए देते हैं। नेक्स्ट, सर्जिकल मैनेजमेंट। देखो सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर मैं बताऊं बात, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में स्टमक को ही रिमूव कर देते हैं, स्टमक को रिमूव कर देते हैं, उसको बोलते हैं सर गैस्ट्रोटोमी, गैस्ट्रेक्टमी, गैस्ट्रेक्टमी। ठीक है, स्टमक को रिमूव कर देते हैं, उसको बोलते हैं गैस्ट्रेक्टमी। अगर फिर क्या बचा? फिर ईसोफेगस बचा। अगर हम ईसोफेगस को डायरेक्ट ड्यूडिनम से कनेक्ट कर दें, ड्यूडिनल पार्ट से कनेक्ट कर दें, तो ऐसे टाइप के गैस्ट्रेक्टमी को बोलते हैं ईसोफेगो, ईसोफेगो ड्यूडिनोस्टोमी। जबकि स्टमक हमने हटा दिया है, हम क्या कर रहे हैं? ईसोफेगस को, अगर हम ईसोफेगस को यूजिनम से जोड़ दें, यूजिनम से जोड़ दें, तो हम उस कहानी को बोलते हैं ईसोफेगो यूजिनस्टोमी। तो ये तो पूरा स्टमक को हटाने की बात है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं पार्शियल। अगर मैंने स्टमक को पूरा नहीं काटा, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी करी, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी के केस में हम क्या करते हैं? पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी कर दी, या तो उसको ड्यूडिनम से जोड़ दिया, फिर ड्यूडिनम से जोड़ दिया, स्टमक को आधा स्टमक निकाल लिया, इसीलिए तो पार्शियल लिखा है, थोड़ा सा बचा हुआ है, ड्यूडिनम से जोड़ दिया या फिर यूजिनम से जोड़ दिया। देखो पहला पार्ट है ड्यूडिनम। इस सर्जरी को जब हम आधे काटे हुए इसोफेगस को, आधे काटे हुए इसोफेगस को ड्यूडिनम से जोड़ते हैं,
तो इस कहानी को बोलते हैं पिलोरिथ फर्स्ट। आधे काटे हुए ईसोफेगस को हम जोड़ते हैं किससे? आधे काटे हुए स्टमक को हम जुजिनम से जोड़ते हैं, तो इसको बोला जाता है पिलोरिथ सेकंड। क्यों काट रहे हैं सर स्टमक को हम आधा क्यों काट रहे हैं? क्योंकि सर उसमें अल्सर है, और अगर हमने उसको नहीं हटाया तो वो कैंसर भी कॉज कर सकता है, या और जगह मैलिग्नेंट भी हो सकता है। तो इसीलिए हम पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी करते हैं, और बचे हुए जो स्टमक का जितना पार्ट बचा हुआ है उसको अगर ड्यूडिनम से जोड़ते हैं, उस सर्जरी को बोलते हैं बिलोरिथ फर्स्ट, और सेकंड पार्ट से जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं बिलोरिथ सेकंड। ओके, जब हम स्टमक को काट रहे हैं या गैस्ट्रेक्टमी कर रहे हैं, तो अब खाना सीधे, स्टमक तो है ही नहीं, तो सीधे कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा। तो यानी कि इन सर्जरीज की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मेनली इस गैस्ट्रेक्टमी की वजह से। कुछ क्या हो सकते हैं इस गैस्ट्रेक्टमी की वजह से? क्या हो सकते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशन? मेनली दो कॉम्प्लिकेशन होते हैं अगर आपने स्टमक को काट दिया और हटा दिया। तो एक तो होता है डंपिंग सिंड्रोम, एक होता है सर डंपिंग सिंड्रोम, और दूसरा होता है सर विटामिन B12 की कमी। इन दोनों को ही अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो डंपिंग सिंड्रोम क्या है? डंपिंग सिंड्रोम में आपको सिंपल सिंपल बात बता देता हूँ। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत तेजी से, रैपिडली रैपिडली एम्प्टीइंग हो रही है, रैपिडली एम्प्टीइंग ऑफ फूड। जैसे ही आपने खाना खाया तुरंत बाहर निकल रहा है, क्योंकि पचने का टाइम या डाइजेस्ट होने का टाइम तो उसे मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो तुरंत के तुरंत वो सारा खाना बाहर निकल जा रहा है, उसको बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। खाना खाया और तुरंत बाहर, खाना खाया और तुरंत बाहर। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टमक में थोड़ी देर स्टोर होता था ना, उसमें से न्यूट्रिएंट्स लिए जाते थे। तो डंपिंग सिंड्रोम अगर हो रहा है तो ऐसे पेशेंट का जैसे ही वो खाना खाएगा गुड़ 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 साउंड आएगी, और फिर वो वॉशरूम के लिए जा सकता है, या उसको जल्दी से अपने बावल को एम्प्टी करने का फील आएगा। तो कैसी साउंड आती है? बॉरबॉरी गैमी साउंड, बॉरबॉरी गैमी साउंड आपको देखने को मिलेगी। डंपिंग सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन है अगर आपने सर्जरी करी और स्टमक को हटा दिया तो। सर क्या मैनेजमेंट करेंगे फिर अगर डंपिंग सिंड्रोम हुआ है तो? देखो, कभी भी खाना खाने के बाद तुरंत लेटने को मना करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप तुरंत लेट गए तो खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा, यानी कि अटका हुआ रहेगा। लेकिन डंपिंग सिंड्रोम में तो सारा खाना बाहर जा रहा है, इसीलिए हम पर्सन को क्या बोलते हैं? तुरंत लाई डाउन कर लो, वरना खाना फिर से जल्दी से बाहर आ जाएगा। तुरंत लाई डाउन कर लो। नॉर्मली हम उस व्यक्ति को फ्लूड को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, फ्लूड अवॉइड विद मील या विद फूड। खाने के साथ पानी पीने को मना करते हैं, क्योंकि पानी पिएगा जल्दी बाहर निकल जाएगा। हम उस व्यक्ति को बोलते हैं, डंपिंग सिंड्रोम वाले को, कि आप ज़्यादा मात्रा में जो प्रोटीन वाला फूड है वो ज़्यादा खाओ। सर क्यों? क्योंकि इसको पचने में टाइम लगता है। ठीक है, अगर सपोज आप ग्लूकोज खाने के लिए बोलोगे या कार्ब्स खाने के लिए बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जल्दी पच जाते हैं दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट कम करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और बाहर निकल जाएगा। हमें ऐसा खाना चाहिए जो देर तक रहे, जैसे कि फैट वाली डाइट बढ़ा देंगे पेशेंट की, फैट वाली चीजें ज्यादा खाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि वो देर तक बॉडी में रहेंगी। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है डंपिंग सिंड्रोम के मैनेजमेंट के लिए। एक और कॉम्प्लिकेशन था विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। हमने ये बात करी थी कि अगर आपकी बॉडी में स्टमक काम ही नहीं कर रहा या अल्सर हो रहे हैं, तो उसकी वजह से ये हो सकता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो सर इसकी वजह से क्या होगा? हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और ऐसे टाइप के एनीमिया को हम परनीशियस एनीमिया बोलते हैं। परनीशियस एनीमिया हो सकता है इस व्यक्ति को। क्यों सर?
क्योंकि आपका गैस्ट्रिक सिस्टम कमजोर है, और कमजोर है तो इंट्रेंसिक फैक्टर कम है, और इंट्रेंसिक फैक्टर कम है तो B12 की कमी हो सकती है। या फिर मैं ये बोलूं, इंट्रेंसिक फैक्टर इसलिए कम है क्योंकि क्या कर दिया है, गैस्ट्रेक्टमी कर दी है। गैस्ट्रिक रीजन में ही तो थी पैराइटल सेल, और पैराइटल सेल ही तो बनाती थी इंट्रेंसिक फैक्टर। अब स्टमक ही नहीं है तो पैराइटल सेल कहाँ से आएंगी, पैराइटल सेल नहीं है तो इंट्रेंसिक फैक्टर नहीं आएंगे। क्लियर? तो ये कहानी हो सकती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं पेशेंट को, देखो लीवर में, मतलब मैनेजमेंट के तौर पे, जैसे लीवर हो गया, बाकी के ऑर्गन्स हो गए, उनमें आपको विटामिन B12 मिलता है, या मीट वाली प्रोडक्ट हो गए उनमें ज्यादातर विटामिन B12 मिलता है। नहीं है तो नट्स में भी मिलता है, नट्स, नट्स में भी आपको विटामिन B12 मिलता है। तो ऐसी चीजें खाने के लिए बोलते हैं। अगर उसके पास स्टमक नहीं है तो आप उसको ये बोल सकते हो पेरेंट्रल रूट से ले ले, पेरेंट्रल रूट से ले ले B12 के सप्लीमेंट। B12 के सप्लीमेंट लेने के लिए बोलेंगे, पर B12 के सप्लीमेंट पेरेंट्रल रैंक लेंगे, पेरेंट्रल B12 के सप्लीमेंट लिए जाएंगे। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था सर पेप्टिक अल्सर, और पेप्टिक अल्सर से जहां से भी सवाल बन सकते थे मोस्ट कॉमनली हमने उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। तो आज की क्लास यहीं तक, आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम एक और नई डिजीज कंडीशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।